आप एआईएमआईएम उत्तर महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष हैं। धुलिया मालेगांव सीट की चर्चा जोरों पर चली, पर अब तक आपकी पार्टी का वहां से कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, जबकि वहीं से आपके महाराष्ट्र में 2 आमदार है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पिक्चर क्लियर होने जैसी कोई बात नहीं है। जब शुरुआत में ही जब लोकसभा डिक्लेयर हुई तो इम्तियाज़ जलील साहब और असद साहब ने ये डिक्लेयर किया था कि हम महाराष्ट्र से 4 से 5 सीटें कंटेस्ट करेंगे। उसके बाद बाकायदा जिन जिन सीटों को पॉइंट आउट किया गया था वहाँ पर हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और दीगर पार्टी के ज़िम्मेदारान ने जाकर जायज़ा लिया, वहाँ के ज़िम्मेदारान से मुलाकातें की। इसी ज़िम्न में नॉर्थ महाराष्ट्र में धुलिया मालेगांव लड़ाने की भी बात रही, जिसमें गफ्फार कादरी साहब ने दौरा किया, हमारे धुलिया के आमदार साहब से मुलाकात की, वहाँ की टीम से मुलाकात की, मालेगांव गए, मालेगांव के ज़िम्मेदारों से और वहाँ की टीम से मुलाकात करके सारा जायज़ा और पूरा ब्यौरा लेने के बाद पार्टी अभी क्या डिसीज़न लेती है, पार्टी डिसाइड करेंगी। हाल ही में 2 दिन पहले हमारे धुलिया के एमएलए साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने भी बराह रास्त असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूरे ग्राउंड की हकीकत बताई है। तो देखते हैं इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब पार्टी के वहाँ पर कंटेस्ट करने के ताल्लुक से क्या डिसीज़न लेते हैं। अभी कल से जलगांव और रावेर लोकसभा सीट भी कंटेस्ट करने वाली है, ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर बड़े जोरों में चल रही है। ऐसा नहीं है कि कंटेस्ट ही करेंगे या कंटेस्ट नहीं करेंगे। तमाम पार्टी के ज़िम्मेदारों से, ज़िला सदरों से, शहर सदर से और तालुका सदरों से, तमाम से पार्टी का कंटिन्यूस डिस्कशन चल रहा है। पार्टी वरिष्ठ सब जगह के रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं। जाहिर है जलगांव और रावेर से भी रिपोर्ट्स मंगाई जा रही है और वहाँ के ज़िला सदर जो रिपोर्ट वहाँ पर पेश करेंगे ज़िम्मेदारों के पास में, इंशाल्लाह उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा क्या करना है। नंदुरबार से आपका उम्मीदवार इस बार नहीं है, यहाँ आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? जाहिर है उम्मीदवार अगर नहीं भी है तो पिछले लोकसभा इलेक्शन में जब हमारा वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में वो था अलायंस, तो यहाँ पर वंचित का कैंडिडेट कंटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हर ताल्लुक़े के अंदर टीम सेटअप है, बेस है। वहाँ से हर ज़िम्मेदारान ने अपनी अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाई और लगभग पहली मर्तबा कंटेस्ट करने के बाद में भी अच्छे खासे वोट हमारे कैंडिडेट ने हासिल किए थे। इस बार भी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन जब पार्टी ने शुरू में ही डिक्लेयर किया कि भाई 4-5 सीटों पर ही हम लड़ाएंगे और ज़्यादातर फोकस हमारा नॉर्थ महाराष्ट्र में धुलिया मालेगांव की सीट पर ही था, तो नंदुरबार के अंदर अगर हम नहीं लड़ा रहे हैं तो जाहिर है कि दूसरी पार्टियां अभी जो है ये रखेंगी स्टैंड, बात रखेंगी कि भाई आप सपोर्ट करिए। ऐसे कई हमारे पास में लोगों के वो आ रहे हैं कि आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं, या आपका कैंडिडेट नहीं है तो किसके साथ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन एक बात तो है, तय है कि जिन सेक्युलर पार्टियों ने अभी तक बीजेपी का डर दिखा दिखा कर मुस्लिम कम्युनिटी के वोट हासिल करते गए हैं, तो हर बार सिर्फ यही डर दिखाकर वोट देते रहने के बावजूद भी इसकी क्या गारंटी रही कि जो सेक्युलरिज्म के नाम पे हमारे वोट लिए वो 40-40 साल सेक्युलर पार्टी जो अपने आप को बोलती थी उसके लेवल पे जीत के आने के बाद में वो जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो हमारे वोटों का इस्तेमाल किसने और कहाँ किया ये सबके सामने क्लियर है। लेकिन अभी आप देखिए कि चंद्रकांत रघुवंशी जो यहाँ पर शिवसेना शिंदे गट के नेता है, माजी एमएलसी रहे,
अभी जब बीजेपी का टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ था तो उन्होंने, जबकि शिंदे गठ का अलायंस है बीजेपी के साथ, उन्होंने खुले तौर पर मुखालिफत की कि फला कैंडिडेट को अगर टिकट मिलता है तो हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। और इतना बड़ा मजाक है ये कि अगर उसी कैंडिडेट को टिकट बीजेपी ने डिक्लेयर कर दी, ये अलायंस में होने के बावजूद दूसरी पार्टी का कैंडिडेट के वास्ते इनके साथ के लोग घूम रहे हैं कि भाई ये पार्टी का कैंडिडेट सेक्युलर है, इसको वोट दीजिए वरना बीजेपी आ जाएंगी। तो इससे बड़ा मजाक तो और हो ही नहीं सकता। यानी जो खुद बीजेपी के साथ में अलायंस में है वो बीजेपी का डर दिखाया कि सेक्युलर वोट हासिल करना चाह रहे हैं। तो हम पब्लिक के सामने, अवाम के सामने हमारी यही पिक्चर रखेंगे कि ये मफाद परस्ती का जो राजकारण चल रहा है, अब हमारा वोट हम उसी को देंगे जिसके पास में हमारे समाज के लिए विजन होगा, जो हमारे पास आके अपनी बातें पूरी क्लियर करेगा कि आपके समाज के लिए हमारे पास में ये सारी चीज़ें है। हमारा कैंडिडेट अगर जीत के आता है, आपका वोट अगर हमको सपोर्टिव होता है तो हम आपके समाज के लिए ये करेंगे। तो जाहिर है जिसका मौक़िफ़ क्लियर होगा हमारे समाज के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए। आप देखिए कि नंदुरबार ज़िले के अंदर 9% मुस्लिम वोट है, लगभग 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम समाज का वोट है 17,90,000 की वोटिंग में। और अगर किसी को कदर ही नहीं है, सिर्फ डरा डरा के ही वोट लेंगे, तो आज यहाँ का मुस्लिम वोटर्स होशियार हो चुका है, समझदार हो चुका है। और नौजवान जो संख्या वोटरों की बड़ी है और वो होशियार है, यानी स्मार्ट है और स्मार्टफोन यूज़ करने वाले लोग हैं। तो कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ अपने ज़ाती मफाद की राजनीति चल रही है, कहाँ कौन अपना उल्लू सीधा करके हमें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, हर एक चीज़ से यहाँ का नौजवान और अब तो जिम्मेदारान वाकिफ़ है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन एक स्टैंड लिया जाएगा। कौन आते हैं आने दीजिए, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, सबकी बात सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला सारी रिपोर्ट पार्टी के जिम्मेदारों को देने के बाद इम्तियाज़ जलील साहब से डिस्कस करके, असदुद्दीन ओवैसी साहब से डिस्कस करके यहाँ पर हमें किसके साथ जाना है, किसको सपोर्ट करना है, इंशाल्लाह जल्दी पिक्चर क्लियर किया जाए। इसी ज़िम्न में आज हमारी पार्टी की तरफ से नंदुरबार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम जितने भी ताल्लुके हैं, वहाँ के तमाम ताल्लुका सदर और पार्टी यूनिट के ज़िम्मेदारों को बुलाकर एक ईद मिलन कार्यक्रम रखा और उसमें हमने हमारा इलेक्शन को लेकर ये मौक़िफ़ क्लियर किया है कि जो भी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए हमारा साथ चाहती है, हमारे पास आए, अपनी बात रखे, हमारे समाज के लिए उनका क्या प्रोग्राम है, आगे उनकी तरक्याती कामों के लिए विज़न क्या है, ये सारी चीज़ें जब वो क्लियर करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर उनके बारे में सोचेंगे।